तो भारत पर आक्रमण करने वाले तुर्क शासक ये कौन थे, या फिर बोल सकते हैं कि तुर्क मुसलमान कौन थे जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया, या ये बोल सकते हैं तुर्कों का भारत पे आक्रमण ऐसे करके आता है। क्या था? तुर्क चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाली एक लड़ाकू एवं बर्बर जाति थे जो उमैया वंशी शासकों के संपर्क में आने के बाद इस्लाम धर्म के संपर्क में आए थे, ये बोल सकते हैं। तो देखिए, कालांतर में उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। उनका उद्देश्य एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रमुख शासक और उनसे संबंधित चीज़ें क्या क्या थीं उसको अब हम समझेंगे। अब देखिए, मैं बताता हूँ। सबसे पहले अल्पतगीन था। भारत पर आक्रमण करने वाले शासकों में से सबसे पहला जो तुर्क आक्रमणकारी था वो अल्पतगीन था। अल्पतगीन बुखारा के सामने वंश के शासक अब्दुल मलिक 954 से लेकर 961 ईस्वी तुर्क का दास था। ये बोल सकते हैं मलिक का तुर्क जो है एक दास था। तो बाद में उसकी योग्यता और दूरदर्शिता के कारण 956 ईस्वी में उसे खुरासन का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसको एक बार और मैं बता देता हूँ, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है अल्पतगीन का चीज़, उसको अच्छे से समझिए कि आखिर अल्पतगीन क्या था। अल्पतगीन बुखारा के समानी वंश के शासक अब्दुल मलिक का तुर्क दास था। बाद में उसकी योग्यता और दूरदर्शिता के कारण 956 ईस्वी में उसे खुरासन का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। खुरासान बोलते हैं, खुरासन नहीं बोलते हैं, खुरासान बोलते हैं। 961 ईस्वी में अब्दुल मलिक के देहांत के बाद उत्तराधिकार के संघर्ष के रूप में अल्पतगीन ने उसके चाचा की सहायता की, परंतु अब्दुल मलिक का भाई मंसूर सिंहासन पाने में सफल रहा। अल्पतगीन इन परिस्थितियों में अपने लगभग 8000 वफादार सैनिकों के साथ अफगान प्रदेश के गजनी नगर में बस गया और वहां स्वतंत्र गजनी वंश की स्थापना की। अल्पतगीन ने गजनवी वंश की स्थापना की थी। गजनवी वंश की स्थापना की थी। अल्पतगीन की मृत्यु के बाद बलक्तगीन जो है गद्दी बैठा। बलक्तगीन तो बलक्तगीन की मृत्यु के बाद पिराई ने गजनी पर अधिकार कर लिया। वह एक अयोग्य शासक था जिसे हटाकर सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठ गया। अब देखिए, सुबुक्तगीन क्या किया। सुबुक्तगीन प्रारंभ में अल्पतगीन का गुलाम था और गुलाम की प्रतिभा से प्रभावित होकर उसने उसे अपना दामाद बना लिया और अमीर उल उमरा की उपाधि से उसको सम्मानित किया। पूछा जाता है कि कौन सी उपाधि उसको मिली थी। तो सुबुक्तगीन एक ऐसा योग्य और महत्वाकांक्षी शासक सिद्ध हुआ जिसने अपनी शक्ति को बढ़ाया और साथ ही अपने राज्य का विस्तार भी एक व्यापक पैमाने पे किया। तो सुबुक्तगीन ही प्रथम तुर्की था जयपाल को पराजित किया। सुबुक्तगीन ही एक ऐसा शासक था जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। तो सुबुक्तगीन के देहांत के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी बना। तो उसका पुत्र कौन था? महमूद गजनवी का जो नाम आता है। तो ये महमूद गजनवी जो था 998 से 1030 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। वही गजनी की गद्दी पे उसके बाद वो बैठा। तो पिता की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी के पास एक विशाल और सुसंगठित साम्राज्य था, कह सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं था कि सुबुक्तगीन एक वीर और गुणवान शासक था। उसे अपने साम्राज्य का शासन 20 वर्ष तक विवेक, सुनीति और उदारता के साथ किया था। तो भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम तुर्क मुस्लिम शासक सुबुक्तगीन ही था। तो सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका जो ज्येष्ठ पुत्र गजनवी 998 ईस्वी में शासक बना और राज्यरोहण के समय उसकी आयु मात्र 27 वर्ष की थी। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया था। तो उसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की संपत्ति को लूटना, खसोटना और पूरी चीज को लूट करके लेके जाना अपने देश, ये चीज था उसका। तो महमूद ने 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण शुरू किए तथा सीमावर्ती क्षेत्रों के दुर्गों, किलों को जीता।
उसके बाद 1001 ईस्वी में हिंदू शाही शासक जयपाल को पेशावर के निकट पराजित किया और महमूद ने धन लेकर जयपाल को छोड़ दिया, परंतु अपमानित महसूस करते हुए जयपाल ने अपने पुत्र आनंदपाल को रज सौंपकर अपने खुद की आत्महत्या कर ली। महमूद का महत्वपूर्ण आक्रमण मुल्तान पर हुआ तथा रास्ते में भेरा के निकट जयपाल के पुत्र आनंदपाल को पराजित किया और 1006 ईस्वी में मुल्तान पर विजय प्राप्त कर लिया। 1008 ईस्वी में महमूद ने पुनः मुल्तान पर आक्रमण किया और उसे अपने राज्य में मिला लिया। 1009 ईस्वी में हिंदू शाही राजा आनंदपाल से बैहंद के निकट महमूद का युद्ध हुआ, परंतु आनंदपाल पराजित हुआ और सिंध से नगरकोट तक महमूद का आधिपत्य स्थापित हो गया। 1014 ईस्वी में महमूद ने थानेश्वर पर आक्रमण किया। दिल्ली के राजा ने पड़ोसी राजाओं के साथ मिलकर महमूद को रोकने का प्रयत्न किया, परंतु वो सफल नहीं रहे, मतलब विफल हो गए। तो 1018 ईस्वी में महमूद ने कन्नौज क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। वहाँ गुर्जर प्रतिहार शासक के प्रतिनिधि राज्यपाल का शासन था। मार्ग में बुलंदशहर के राजा हरदत्त ने आत्मसमर्पण किया तथा मथुरा का शासक कुलचंद युद्ध भूमि में मारा गया। महमूद ने मथुरा तथा निकटवर्ती क्षेत्रों के लगभग 1000 मंदिरों में लूटपाट करके पूरी तरीके से लूटा भी और उनको नष्ट भी कर दिया। सारे जितने भी उसमें सोने थे, चांदी थे, जवाहरात थे, सारी चीज़ों को लूट लिया और बाकी चीज़ों को उसने नष्ट कर दिया। तो 1019 ईस्वी में महमूद ने हिंदू शाही राजा त्रिलोचन पाल को हराकर 1020 और 21 ईस्वी में महमूद ने बुंदेलखंड की सीमा पर विद्याधर की सेना को एक भाग में पराजित किया और उस पराजित करने के बाद वो विद्याधर था और छोड़ के भाग गया, तो वहाँ पे भी उन्होंने शासन किया। आगे समझते हैं। 1021 और 22 में महमूद ने ग्वालियर के राजा कीर्तिराज को सिंधी के लिए विवश कर दिया और कलिंजर के किले पर घेरा डाल दिया, लेकिन जीत नहीं पाया, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि विद्याधर के साथ महमूद ने संधि कर ली और विद्याधर को 15 किले उसने उपहार के रूप में दे दिया। अब महमूद गजनवी ने देखिए कैसे सोमनाथ मंदिर पे अपनी नज़र डाली। तो भारत में महमूद गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान 1025 से लेकर 26 तक सोमनाथ मंदिर का हुआ था। यानी ये बोल सकते हैं कि जो सोमनाथ का मंदिर जो मंदिर गुजरात में है, उस पर उसने आक्रमण किया था। उस समय वहाँ का शासक भीम प्रथम था। इस युद्ध में 50,000 से अधिक लोग मारे गए थे। इतना बड़ा युद्ध था कि महमूद इस मंदिर को पूरी तरह नष्ट करने की मतलब सोच रखी थी, सोच को लेकर आया था और एक तरीके से ये काम करके ही वो रेगिस्तान वापस लौट गया। तो महमूद ने अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों पर किया और उन्हें पराजित किया, क्योंकि सोमनाथ को लूट कर वापस जाते समय महमूद को पश्चिमोत्तर के सिंध में जाटों ने बहुत नुकसान पहुंचाया था। तो 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। तो अब देखिए क्या उद्देश्य क्या था, एक बार ये समझते हैं कि आखिर उद्देश्य क्या था। आखिर उसका महमूद गजनवी एक कट्टर मुसलमान था और इस्लामिक सिद्धांतों के अनुरूप जिहाद के लिए उसने भारत पर नियमित आक्रमण किए, परंतु वास्तविकता यह नहीं है। भारत पर आधिपत्य स्थापित करना ही महमूद का उद्देश्य नहीं था। भारत पर आक्रमण करने का महमूद का उद्देश्य आर्थिक संपत्ति प्राप्त करना, लूटना, खसोटना, सारी चीज़ें था। ये मेन चीज़ उसका उद्देश्य था। महमूद गजनवी ने भारत में हमेशा महत्वपूर्ण नगरों और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध मंदिरों पर आक्रमण किया, सोना चांदी जवाहरात लूटने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए। तो उसने सामरिक महत्व के ठिकानों एवं सुरक्षित किलों पर तब तक आक्रमण नहीं किया जब तक कि ऐसा उसके लिए अपरिहार्य नहीं हो गया। तो हम देखते ही हैं कि मथुरा एवं कन्नौज पर अधिकार स्थापित कर लेने के बाद संपूर्ण उत्तरी भारत अधिकार क्षेत्र में आ गया।
परंतु इन क्षेत्रों को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखने में जो महमूद असमर्थ नहीं था। भारत पर आक्रमण करने के पीछे अपने उद्देश्यों की घोषणा करते हुए महमूद कहता था कि वह ऐसा इस्लाम के प्रचार प्रसार और विकास के लिए ही कर रहा है, और जो भी धन संपत्ति की आवश्यकता उसको हो रही थी इसलिए वह लूट रहा था युद्ध करने के लिए या धन प्रचार करने के लिए। तो उसने जिहाद के आधार पर दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित कराया और अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए वो इन सारी चीज़ों को किया। किंतु भारत पर आक्रमण की उसकी प्रवृत्ति और उसके उद्देश्य को पूरा करते हुए सारी चीज़ें उसके सापेक्ष में दिखाई नहीं देती हैं। महमूद तथा उनकी सेना ने युद्ध अथवा आक्रमण के समय पूर्ण रूप से लूट खसोट की नीति अपना रखी थी। निष्कर्ष के रूप में या निष्कर्ष के अनुसार यह कहा जा सकता है कि भारत पर महमूद के आक्रमण का एकमात्र उद्देश्य था धन संपत्ति को पूरी तरीके से लूटना। उनका कहना है, मतलब ये बताते हैं, ये कहना है कि महमूद विशाल क्षेत्र में व्यापक स्तर पर लूटने वाला एक लुटेरा था और उसने आक्रमण का उद्देश्य जिहाद भी नहीं था। उसका मतलब उद्देश्य जिहाद नहीं था, क्योंकि इस्लामों का पवित्र ग्रंथ कुरान किसी अन्य धर्म के पवित्र ग्रंथों का विध्वंस करने की आज्ञा कभी नहीं दे सकता है। तो यह मतलब प्रचारित किया जाना कि मंदिरों का विध्वंस किया जाना एवं मूर्तियों को तोड़ा जाना इस्लाम के सिद्धांतों का पालन था, तो इस सत्य से बिल्कुल परे है। इस्लाम का कोई भी सिद्धांत अपने विकास के लिए दूसरों का विनाश करने की आज्ञा नहीं देता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें थी। अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ा, थोड़ा उसके प्रभाव को समझ लेते हैं। महमूद गजनवी के भारत पर लगातार आक्रमण के वजह से राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, संस्कृति व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा इसने। मतलब एक कह सकते हैं कि दीर्घकालीन प्रभाव छोड़ दिया उसने। हिंदू शाही राज्य और उत्तरी पश्चिमी सीमांत के अनेक शक्तिशाली राजाओं की मतलब शक्तियां महमूद के आक्रमण के समक्ष बौनी साबित हुई थी, यानी छोटी साबित हुई थी। इतना आक्रामक रूप में वो हमला करता था अपने विपक्ष के लोगों पे। तो उसके आक्रामक के बाद मतलब सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खैबर का दर्रा सदा के लिए विदेशियों के हाथ में चला गया, ये हम बोल सकते हैं। महमूद के आक्रमण से शक्तिशाली और अभिमानी राजपूत शासक पराजित तथा अपमानित हुए और उनकी शक्ति को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि विभिन्न राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगे। भारतीय शासकों की दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था की पोल तो खुली ही, इसके कारण हजारों सैनिक युद्ध में अनावश्यक रूप से मारे गए। ये सारी चीज़ें हुई थी, ये सारी चीज़ें मतलब महमूद के समय में हुई थी। इसके अलावा देखिए क्या था, महमूद के आक्रमण के समय आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ नागरिकों को दास बनाकर अपने साथ वो ले गए, जबकि जिन नागरिकों ने इस्लाम कबूल कर लिया उन्हें जीवन दान दे दिया गया। जिन नागरिकों ने इस्लाम कबूल नहीं किया उनको मार दिया गया, या फिर कुछ लोगों को बेरहमी से पीट करके अपने देश लेके चले गए वो लोग। महमूद गजनवी के आक्रमण के दौरान आर्थिक दृष्टि से समृद्ध नगरों को लूटा गया, मंदिरों को लूट करके उनका विध्वंस किया गया, वहाँ के जो ब्राह्मण थे, साधु संत थे, उनको मार दिया गया, हिंदू मंदिरों को अपवित्र कर दिया गया तथा कला एवं स्थापत्य के धरोहर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। तो महमूद के सैनिकों ने भारतीयों के जीवन यापन के सभी साधनों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, जिसे बोल सकते हैं कि जिससे लाखों की संख्या में अपनी ही भूमि पर बेघर निवास करने वाले, मतलब ऐसे लोग थे जो अपनी ही भूमि पर बेघर निवास करने वाले बाध्य हो गए पूरी तरीके से। उनका सब कुछ होते हुए भी उनका नहीं था, मतलब ये बोल सकते हैं हम। अब देखिए ये इतना अंत हुआ तो वही है, ऊपर वाला एक बार पतन करता है, तो गजनी साम्राज्य का पतन कैसे हुआ उसको देखिए। महमूद गजनवी ने अपने शासन काल के साम्राज्य के
आंतरिक सुदृढ़ीकरण तथा संगठन पर ध्यान नहीं दिया। लूट खसोट तो कर रहा था लेकिन ध्यान नहीं दे रहा था। तो साम्राज्य की सैनिक शक्ति वायु सुरक्षा के लिए उपयोग में लाई जाती है हमेशा, और योग्य उत्तराधिकारी के कारण साम्राज्य की शक्ति उसकी जो थी वो छीड़ पड़ती गई। वो ध्यान नहीं दे रहा था, उसका ध्यान सिर्फ क्या था, मंदिरों को नष्ट करना, लोगों को तबाह करना, लूटना खसोटना, यही सब ध्यान था। तो देखिए, उत्तराधिकारी से संबंधित कई निश्चित और सर्वमान्य नियम के अभाव के कारण महमूद के वंशजों में निरंतर खुद में ही संघर्ष जारी रहा, स्टार्ट हो गया था, और उससे उसका जो है अब देखिए पतन स्टार्ट होना शुरू हो गया। सैलजुक तुर्कों का अभ्युदय, जिनसे मसूद पराजित हुआ, और उसके बाद कोई योग्य शासक आया ही नहीं। इस वीडियो में यही था। जय हिंद।